अभी अपने आलोक धनवा पढ़ा था पहले, आलोक धनवा की कविता जो पतंग थी उसकी व्याख्या पढ़ी, और उसके बाद उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में पढ़ा भी। उसमें कौन कौन से बिंब आए थे, कौन कौन से अलंकार थे, कौन कौन से उपमान थे, ठीक है ना, किसको किसके लिए कैसे शब्दों का शब्दार्थ वगैरह ये सभी पढ़े। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी हम प्रश्न उत्तर देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कितना ग्रहण किया है, उससे कितना हमारे समझ में आया है। तो ये एक तरह का आप सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन है कि आप इससे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो पढ़ा है, एक बात। दूसरी ये है कि आपके लिए ये प्रश्न उत्तर हो जाते हैं कि किस प्रकार प्रश्न जो है वो किताब में से किस प्रकार आएंगे। तो इसके लिए ये 20-21 प्रश्न है जिनकी एक टेस्ट सीरीज मान सकते हैं आप कि आपके लिए है, टेस्ट देख सकते हैं आप इसको। तो जो अपनी पद्य करवाने का जो तरीका रहेगा कि पद्य किस प्रकार 9 से लेकर 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनके पद्य भाग की जो व्याख्या करवाई जाएगी वो इसी तरह से करवाई जाएगी। उसका क्या क्रम रहेगा मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको कि व्याख्या का जो क्रम रहेगा वो प्रत्येक 9 से 12, कौन सी 9 से 12 की जो कक्षाएं हैं उन सभी का जो पद्य भाग है वो इसी तरीके से करवाया जाएगा। सबसे पहले तो क्या होगा, उसमें कवि परिचय रहेगा, जैसे अभी इसी में आलोक धनवा में रहा है। सबसे पहले हम कवि परिचय करवाएंगे सभी में, उसके बाद हम उसकी रचनाएं, फिर महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें उनके बारे में जानकारी देंगे, और उसके बाद कविता रहेगी, कविता या रचना, ठीक है। और ये रहेगा क्रम 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 नंबर पर हमारे पास रहेगा कविता या रचना और कविता रचना की व्याख्या, और उसके बाद कविता के मुख्य बिंदु। ये कविता के मुख्य बिंदु से तात्पर्य है कि कविता में किसका प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के शब्दों का, किस अलंकार का, किस छंद का, किस भाषा का, किस गुण का, ठीक है ना, इसका प्रयोग हुआ है। ये सब बातें कविता में क्या है उसके मुख्य बिंदु आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद करवाए जाएंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर किसके रूप में रहेंगे, एक मूल्यांकन के रूप में, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि किस प्रकार क्या रहा। तो इसी कड़ी के अंदर देखिए हम कवि का परिचय करवा चुके हैं, रचनाएं करवा चुके हैं, महत्वपूर्ण तथ्य भी करवा दिए हैं, कविता भी, कविता के मुख्य बिंदु भी हो गए हैं। अब हमारे पास प्रश्नोत्तर रहता है, तो हम अपना मूल्यांकन करने के लिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। आलोक धनवा की कौन सी कविता है अभी हमने जिसमें से हम कर रहे हैं, आलोक धनवा की पतंग कविता है, जिसमें बिंब और प्रतीकों के माध्यम से आलोक धनवा ने, बिंब और प्रतीकों के माध्यम से आलोक धनवा ने बाल सुलभ कल्पनाओं का बिंबों के माध्यम से चित्रण किया है। अभी देखते हैं आगे। यह है अपना पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, आप इसको उत्तर बता सकते हैं कि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल जैसे मैंने बताया था कि आलोक धनवा 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में जन्मा जनता का आदमी है। कल मैंने ट्रिक के माध्यम से इनका जन्म स्थान और इनकी रचनाएं सभी बताई थी कि आलोक धनवा 1948 ईस्वी में जन्मा जनता का आदमी है, जिसकी भागी हुई लड़कियां ब्रूनो की बेटियों से जा मिली, जिसकी भागी हुई लड़कियां ब्रूनो की बेटियों से जा मिली और अब वे एक दुनिया रोज बनाती है, और अब वे एक दुनिया रोज बनाती है। यह था उनके बारे में, आलोक धनवा के बारे में। तो कब बताया है आलोक धनवा का, क्या आता है आलोक धनवा का उत्तर क्या आएगा, 1948 ईस्वी में। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। अभी देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, आलोक धनवा की प्रथम कविता मानी जाती है। आलोक धनवा की प्रथम कविता मानी जाती है। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है।
ब्रूनो की बेटियां दुनिया रोज बनती है। बताइए, आलोक धनवा की प्रथम कविता मानी जाती है जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, कि आलोक धनवा 1948 ईस्वी में जन्मा, जनता का आदमी है। आलोक धनवा 1948 ईस्वी में जन्मा, जनता का आदमी है। सबसे पहले किसका नाम लिया, जनता का आदमी। तो पहली कविता कौन सी होगी, जनता का आदमी। उत्तर होगा ए इसका। इनकी प्रथम कविता थी जनता के आदमी, जो 1972 ईस्वी में कब प्रकाशित हुई थी, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1972 ईस्वी में, जनता का आदमी। भागी हुई लड़कियां इनकी अन्य कविता थी, ब्रूनो की बेटियां भी इनकी अन्य कविता थी, और दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह था। एक मात्र काव्य संग्रह क्या था, दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह था, जो 1998 ईस्वी में, कब हुआ था, 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह था, जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एकमात्र काव्य संग्रह क्यों था, कि जैसा मैं परिचय में बता चुका हूं पहले ही, कि आलोक धनवा की जो प्रारंभिक कविताएं आई थी वो साहित्य प्रेमियों या कविता प्रेमियों को इतनी अधिक पसंद आई थी कि उनको वो मुँह जबानी ही याद रहती थी। जब कोई काव्य सम्मेलन होता था, जब भी कहीं कवि इकट्ठे होते थे, तो बड़े बड़े कवियों के भी वो मुँह जबानी याद होती थी। तो जब कविताएं, प्रारंभिक कविताएं इतनी प्रसिद्ध हो गई, तो उनके प्रति जो लोगों की थी, साहित्य प्रेमियों की जो अपेक्षाएं थी वो बहुत अधिक हो गई, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए या खरे बने रहने के लिए आलोक धनवा ने कभी भी थोक में कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने कभी भी थोक में कविताएं नहीं लिखी, और इसी कारण से कि लगभग उनका जो प्रथम काव्य संग्रह था उसको आने में 26 वर्ष लग गए। उनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये था। अभी देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, 1998 ईस्वी। बहुत आनंद आने वाला है कक्षाओं के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास किया जाएगा, और जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनके क्वालिटी और अधिक बढ़ती जाएगी। और अगर कहीं भी किसी भी जगह ऐसा लगा, आपके द्वारा कह दिया जाए, आपके द्वारा किसी प्रकार की मांग रखी जाएगी, तो उस मांग को भी पूरा किया जाएगा कि सर ये वाला टॉपिक है जो हमें थोड़ा कम समझ आया है, इसके बारे में थोड़ा और कीजिए। क्योंकि प्रश्नों के रूप में हमारी किताब भी आने वाली है, और उसमें जो प्रश्न होंगे वैसे प्रश्न यहाँ तो कहीं मिलने वाले हैं नहीं। वैसे भी प्रश्नों के मामले में अपने नंबर 1 है, याद रख लेना। आलोक धनवा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, आलोक धनवा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, देख लीजिए। राहुल सम्मान, पहल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, या उपयुक्त सभी। ये क्या है, उपयुक्त सभी या उपयुक्त सभी। आलोक धनवा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, राहुल सम्मान, पहल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, उपयुक्त सभी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आलोक धनवा को ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुए थे, कम से कम ये तो प्राप्त हुए ही थे। इसके अलावा भी अब काफी सारे, क्योंकि पुस्तक में इतने लिखे हुए, अब इसके अलावा भी शायद पिछले दिनों कुछ समय पहले रघुवीर साहब पुरस्कार भी शायद उनको मिला था, तो अब पुरस्कारों की संख्या हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन ये पुरस्कार उनको 100% मिल चुके हैं। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर है इसका द, उपयुक्त सभी। ये सभी पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है, कौन साथ लाते हैं जन्म से ही अपने साथ कपास, बच्चे। कौन सी कविता है ये, आलोक धनवा की पतंग कविता है, जिसमें बच्चों के बारे में, बच्चों की बाल सुलभ जो कल्पनाएं हैं,
जो उनकी उड़ान है, जो उनके खेल हैं पतंग के साथ, वो पतंग के माध्यम से बताए गए हैं पतंग कविता में। आलोक धनवा की पतंग, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? रूप का अतिशयोक्ति है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या विभावना अलंकार है? कौन सा अलंकार है? किसमें वे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास? तो यहां किस में अलंकार है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कपास में अलंकार है। इसके बारे में पहले से मैं आपको बता चुका हूं, और आपका प्रश्न किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों ने कोर्स खरीदा है उन लोगों के प्रति ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाऊंगा, और आपकी सफलता के लिए हर वो प्रयास किया जाएगा जो आपको सफलता दिला सके। कपास में अलंकार है। अब कपास में हम क्या अलंकार मान सकते हैं? कपास किसके लिए आया है? कोमलता के लिए, क्योंकि बचपन से ही क्या बच्चे अपने साथ कपास थोड़ी लेके आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे बचपन से ही क्या लेके आते हैं अपने साथ? कोमलता लेके आते हैं। तो जो कपास है, कपास के स्थान पर कोमलता शब्द क्या लेके आते हैं? कोमलता लेके आते हैं। तो क्या होता है कि ये क्या है? कपास क्या है? कपास तो है उपमान, और कोमलता क्या है? उपमेय। ठीक है, ध्यान लगा लेना। कोमलता क्या है? उपमेय, और कपास क्या है? उपमान है। कपास जो है वो क्या है? उपमेय है। तो जहां, और हमने यह मानते क्या है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो हम क्या ये सोचते हैं कपास? नहीं, हम ये सोचते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कोमलता। हम अपने आप ही, लिखा हुआ कपास है लेकिन हम मान जाएंगे कि कोमलता साथ लेकर आते हैं। तो जहां उपमेय के स्थान पर उपमान को ले लिया जाए, उपमेय के स्थान पर उपमान को ले लिया जाए और अर्थ उसका उपमेय ले लिया जाए, तो वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रूप का अतिशयोक्ति कौन सा अलंकार होगा? यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है? ये अतिशयोक्ति अलंकार का ही एक प्रमुख भेद है। अतिशयोक्ति अलंकार के 8 भेद होते हैं, जिनमें से एक भेद ये है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। रूपक की अतिशयोक्ति भी, किसी भी बात की जब अतिशयोक्ति रहती है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और जहां रूपक की अतिशयोक्ति है वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार रहता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, पद में कौन सा अलंकार है? तो पहले तो मैं पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, इसका अर्थ बता देना चाहता हूं कि कवि कह रहा है कि बच्चे जब पतंग को लेकर पतंग के पीछे दौड़ते हैं, या पतंग को उड़ाते हुए जब दौड़ते हैं, ठीक है, तो वो दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बार बार कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, और गति के साथ दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो दौड़ नहीं रहे बल्कि वो तो खड़े हैं और पृथ्वी घूमते हुए उनके पैरों के नीचे आ रही है, जैसे पृथ्वी आ रही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, या इसके माध्यम से कह रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं पतंग के लिए या पतंग को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है। अब पृथ्वी देखो, पृथ्वी घूमती आती है तो पृथ्वी तो निर्जीव है, क्या निर्जीव चीज घूमती हुई आ सकती है? ठीक है ना, अपने आप चल के किसी के पास नहीं आ सकती। तो चल के क्या चीज आ सकती है? चल के तो सजीव जीव आ सकती है। तो जब निर्जीव पर सजीव का आरोप किया जाता है, जहां निर्जीव पर सजीव का आरोप किया जाता है, ठीक है ना, वहां क्या रहता है? मानवीकरण अलंकार रहता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? इसका उत्तर है मानवीकरण अलंकार। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। अब यहां एक प्रश्न और बनता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, किसके पैरों के पास आती है? राम के पैरों के पास, लेखक के पैरों के पास, माता के पैरों के पास, या बच्चों के पैरों के पास? तो किसके पैरों के पास आती है घूमती हुई? बच्चों के पैरों के पास। यह प्रश्न और बनता है, पूछा जाए कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, यहां उनके एक प्रश्न और भी बन जाता है, उनके सर्वनाम का। ये 3 प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न से हमारे पास। उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उनके क्या है? सर्वनाम, ठीक है ना। यहां क्या लिखा जा सकता था? बच्चों। बच्चे क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता। बच्चे क्या हो जाती? संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर यहां क्या आना चाहिए था? पृथ्वी घूमती हुई आती है बच्चों के पैरों के पास। अब बच्चों के पैरों के पास, तो उनकी जगह क्या आ गया? उनकी जगह बच्चे आता। बच्चे आता तो वो क्या हो जाती? संज्ञा हो जाती। कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सर्वनाम।
तो ये सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है सर्वनाम? उनके का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बच्चों के लिए। पृथ्वी घूमती हुई किसके पास आती? बच्चों के पास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न। सुनहले सूरज में अलंकार है। सुनहले सूरज में अलंकार है। किसमें? सुनहले सूरज में अलंकार है। कौन सा अलंकार है सुनहले सूरज में? तो देखिए, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, कोई नहीं। अब देखिए, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में तो क्या होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि उपमान की जगह, उपमेय की जगह उपमेय का प्रयोग किया जाता है। केवल उपमेय आता है, केवल उपमान आता है, लेकिन हम उपमान को ही उपमेय मान लेते हैं। तो सुनहले सूरज, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सुनहले सूरज, सुनहरा सूरज दे रखा है, सुनहरा सूरज, स्वर्णिम सूरज, या ठीक है ना। तो मानवीकरण अलंकार भी नहीं है। मानवीकरण में तो निर्जीव पर अगर हो, ऐसा होता कि सुनहला सूरज आ रहा है हमारे पास, या सुनहला सूरज बाहें फैलाए खड़ा है, या सुनहला सूरज हमें आंखें दिखा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता? मानवीकरण अलंकार होता। तो यहाँ कौन सा होगा? क्या होगा यहाँ? मुख्य बात यही है कि स वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की? स वर्ण की। और जहां स वर्ण की दो क्रम से 2 बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वैसे तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। 2 या 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन सिर्फ 2 ही बार होती है, तो वहां कौन सा होता है? छेका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का एक भेद है, छेका अनुप्रास। ठीक है ना। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ? इसका उत्तर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। चलो आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं छतों से गिरने पर? कायर हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, या कुछ नहीं होते। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं। आलोक धनवा की पतंग कविता से पंक्ति ली गई है कि छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं, कायर, बुद्धिमान, निडर। तो आपको बता देना चाहता हूं, छतों से गिरने पर बच्चे फिर वो चलते हैं और अधिक निडर होकर। तो क्या हो जाते हैं? निडर हो जाते हैं। छतों से गिरने पर बच्चे हो जाते हैं और अधिक निडर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है प्रश्न संख्या? कि छतों पर दौड़ते हुए बच्चों का वेग होता है। छतों पर दौड़ते हुए बच्चों का वेग होता है। डाल की तरह लचीला, कमजोर, मजबूत, कठोर। कैसा होता है छतों पर दौड़ते हुए बच्चों का वेग? छतों पर कौन दौड़ते हैं? बच्चे। किसके लिए दौड़ते हैं? पतंग के लिए दौड़ते हैं। वो एक छत से छतों को नर्म बनाते हुए, छतों को नर्म बनाते हुए, या मृदंग की तरह बजाते हुए। छतों को किसकी तरह बजाते हुए? मृदंग की तरह, सॉरी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाए। और दिशाओं को मृदंग की तरह कैसे बजाते हैं? जब वो छतों पर कूदते हैं तो जो आवाज आती है चारों दिशाओं से, बच्चों के कूदने की आवाज आती है, तो ऐसे लग रहा है कि दिशाएं जो बज रही है किसकी तरह? मृदंग की तरह, एक वाद्य यंत्र की तरह। तो छतों पर दौड़ते हुए बच्चों का वेग होता है डाल की तरह कोमल, लचीला। प्रश्न संख्या 10। आलोक धनवा के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है? दुनिया की सबसे और हल्की रंगीन चीज बच्चे हैं, पतंग है, कविता है, या साइकिल है? आलोक धनवा के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है? ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आलोक धनवा ने अपनी पतंग कविता में, पतंग कविता आ गया, पतंग कविता को थोड़ा सा और बता देता हूं। पतंग जो कविता है वो एक लंबी कविता है। पतंग कविता क्या है? एक लंबी कविता है। ठीक है। जो किसमें संकलित है? इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। किसमें? दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में संकलित है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में संकलित है। और दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1998। पतंग लंबी कविता है जो दुनिया रोज बनती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई भी बात को बार बार इसलिए कहता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि पतंग लंबी कविता है, दुनिया रोज बनती है, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ,
विपतंग लंबी कविता पहले बता दिया आपको, दुनिया रोज बनती है ये भी बता दिया, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह ये भी बता दिया, 1998 ईस्वी में प्रकाशित हो ये भी बता दिया। लेकिन अगर मैं नहीं बताता हूं तो आपके साथ क्या स्थिति होगी कि जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आपको ये कभी याद नहीं आएगा कि पतंग लंबी कविता है, दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हो, तो कभी याद नहीं आएगा, ठीक है ना। और याद नहीं आएगा तो आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। लेकिन मेरे करवाने के बाद आप जब भी प्रश्न पढ़ोगे इसको तो आपको ये बातें भी याद आ जाएंगी और आपको तरीका भी पता चलेगा, क्योंकि पढ़ना, एक प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर ढूंढना सिलेक्शन होना के लिए नहीं है, उससे सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चयन होना। उसके लिए ये जरूरी है कि कोई भी प्रश्न पढ़ो उसको हर पहलू से देखा जाए, और जब उसका हर पहलू का, क्योंकि ये कहाँ से हमने क्या पढ़ा है, हमने आलोक धनवा को पढ़ा है अच्छे से, हमने आलोक धनवा की कविता पढ़ी है, पतंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, बार बार पलट पलट कर एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा है। तो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उसी कविता में से प्रश्न आ रहे हैं। जब हमने उसको अच्छे से पढ़ा है तो उसमें से कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आए हमें याद होना चाहिए ना, तो उनको जोड़ो एक दूसरे से, और जब एक दूसरे से जोड़ने लग जाओगे तो फिर बड़ा आसानी से याद रहने लग जाएंगे। तो आलोक धनवा के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और, अब दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सा अलंकार होगा, सबसे हल्की और रंगीन चीज, इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा गया दुनिया की सबसे हल्की, क्या वास्तव में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, ठीक है, हो सकती है। किसको कहा इन्होंने, उत्तर बता देता हूं पहले, पतंग को। पतंग कविता है तो पतंग को कहा है, तो क्या वास्तव में पतंग दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। और जहां किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। देखते हैं आगे वाला प्रश्न, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है, क्या है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कौन सा अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है ना। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां देखे कहीं वर्णों की आवृत्ति हुई है, नहीं हुई है, तितलियों के बाद की आ गया, ई के बाद न आ गया, न के बाद द आ गया, वर्णों की आवृत्ति नहीं है, अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश, जहां शब्दों की आवृत्ति होती है, दो शब्दों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ हर बार समान रहते हैं, अर्थ बदलता नहीं है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे जोर जोर से या घोर घोर, ठीक है ना, या मधुर मधुर, जैसे मैंने कल का बता चुका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर मतलब हर बार मधुर का तो मधुर ही रहेगा, ठीक है ना। तो अर्थ नहीं बदलता है और शब्द दो बार आता है, ठीक है, तो वहां कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जहां शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे कनक कनकते सोगुनी, अब कनक कनक दोनों के अलग अलग अर्थ है, एक कनक कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बोराय जगवा खाए बोराय, तो कनक कनक में क्या होगा, कनक कनक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसमें अलग होगा। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश, क्या शब्द की आवृत्ति हुई है, नहीं हुई, पुनरुक्ति प्रकाश भी नहीं है, ठीक है ना, और अनुप्रास भी नहीं है, और मानवीकरण में मानव सुलभ वो भी नहीं है, क्योंकि तितलियां खुद मानव सजीव है, सजीव में निर्जीव में सजीव का चित्रण हो तब मानवीकरण अलंकार होता है, तितलियां खुद ही सजीव है तो इनके अंदर कुछ नहीं है। तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो किसके लिए, यहाँ अलंकार किसमें, पहली बात यह है कि तितलियों में है। अब ये देखो, आपको रूप का अतिशयोक्ति अलंकार नहीं आता, बहुत सारे प्रश्नों के हल इस तरह से भी निकल जाते हैं कि आपको रूप का अतिशयोक्ति अलंकार नहीं आता, लेकिन आपको अनुप्रास आता है, आपको मानवीकरण आता है, आपको पुनरुक्ति प्रकाश आता है, तो ये आपको पता है इसका क्या होता है, ये नहीं है, तो इसका मतलब रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्तर कौन सा होगा, रूप का अतिशयोक्ति कैसे हुआ, तितलियों के लिए। लेकिन तितलियां क्या है, तितलियां मैंने पहले बताया था कि जहां उपमेय के स्थान पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो क्या है, ये तितलियां क्या है, उपमान है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तितलियां उपमान किसके लिए प्रयोग हुआ है, मतलब उपमेय क्या है, उपमेय है पतंग, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पतंग के लिए, तो उपमान क्या है, पतंग, तो यहां कौन सा होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। अभी देखते हैं नेक्स्ट, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, क्या है, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है अपने देखना चाहेंगे। देखिए शरद आया पुलों को पार करते हुए, ठीक है। अब अगर हम पूरे पद की बात करें, क्योंकि यहां अपने को क्या लेना है, पूरा पद, तो पूरे पद में अनुप्रास अलंकार
ठीक है ना, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपको बता दूं कि जहां अन्य अलंकार होता है वहां अनुप्रास अलंकार गौण हो जाता है, अनुप्रास अलंकार को नहीं माना जाता। भी जहां उसमें कोई अन्य अलंकार है तो फिर वो अलंकार माना जाता है, अनुप्रास अलंकार गौण हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ नहीं होगा, एक बात है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि हमें पूरे वाक्य में पूछा, उपयुक्त पद में, पूरे पद में पूछा है, तो पूरे पद को हमने ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ जैसे पुनरुक्ति प्रकाश है तो ये रहा जोर जोर से, ठीक है ना, जोर जोर से। अगर ये होता कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो कौन सा अलंकार होता? तो होता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेकिन यहां पूरी बात की बात आई है, पूरे पद का। तो शर्द आया पुलों को पार करते हुए, तो जो शर्द कौन है? शर्द, ये शर्द क्या है? ऋतु है, शर्द ऋतु। तो शर्द ऋतु जो है वो पुलों को पार करते हुए आई है। तो शर्द ऋतु वो तो निर्जीव चीज है, ठीक है ना, एक मौसम है, तो वो कैसे आ सकता है पुलों को पार करते हुए? तो इसको किसके अनुसार दिखाएगा? मानव के अनुसार। अपनी नई चमकीली साइकिल, ये पूरी शर्द की बात आ रही है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से मतलब रोशनी को दिखाते हुए भी। जैसे शरद ऋतु आती है वैसे ही जो सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत अधिक तेज हो जाती है या तीखी दिखाई देती है, चमकती हुई नजर आती है, साफ दिखाई देती है। क्योंकि गर्मियों में जो मौसम होता है वो धूल भरा रहता है तो इतनी चमकीली नहीं दिखाई देती, और सर्दियों में जो सूर्य की रोशनी जब भी दिखाई देता है, ठीक है ना, तो वो चमकीली दिखाई देती है। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब देखो यहाँ कौन कौन से प्रश्न बनते हैं एक ही प्रश्न में। पहले मैं इसको, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। मानवीकरण, ठीक है ना, सारी क्रियाएं जो शर्द ने किसके की है? मानव के अनुसार। और शर्द ऋतु क्या है? निर्जीव अपने आप में, लेकिन उसने सारी क्रियाएं कैसे की है? जैसे कोई सजीव व्यक्ति, कोई बच्चा करता होता है ना, पुलों को पार करते हुए आ रहा है, साइकिल चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए आ रहा है, इशारे करते हुए आ रहा है, तो ये सारे काम किसके हैं? एक सजीव व्यक्ति के हैं, या बच्चे के, बालक के, बुजुर्ग के, किसी के भी हो सकते हैं। तो फिर कौन सा होगा? मानव, जैसे मानव क्रिया करता है वैसी की हुई थी, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया यहाँ? मानवीकरण अलंकार। तो इसका उत्तर हो गया मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न होंगे वो बता देता हूँ कि शर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब जोर जोर का पूछा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा आ जाएगा? पुनरुक्ति, क्योंकि एक शब्द दो बार आया है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ठीक है ना, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो ये दो अलंकार यहां आ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहती है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार? देखो जो मैंने बात कही थी वहीं आ गई है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां मैंने क्या कहा था कि जहां अन्य अलंकार हो वहां अनुप्रास अलंकार गौण हो जाता है। वहां क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार गौण हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहां देखो कैसे गौण हो गया? जोर जोर, जयवर्ण की आवृत्ति हुई है ना, किसकी हुई है? जयवर्ण की आवृत्ति। तो यहां कौन सा होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ण से अधिक महत्व किसका है? शब्द का। शब्द का महत्व है तो पहले क्या माना जाएगा? शब्द। और शब्द दो बार आए हैं तो शब्द का क्या माना जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। मैं तो बता ही रहा हूं, आप लोग जो समय मिलता है उस समय में आपने खुद ने उत्तर भी देखना है कि कौन सा उत्तर होगा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से प्रयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो यहां कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मानवीकरण नहीं है। अब सिर्फ जोर जोर में पूछा ना, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब इसमें तो जोर जोर आएगा। अब कौन क्या है घंटी बजाते हुए, कौन क्या बजा रहा है, ये कुछ नहीं है। अब घंटी बजाते हुए, अब एक प्रश्न और बनता है कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब पूछा जाए कि कौन आया घंटी बजाते हुए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से कौन आया? अब हम क्या सोचेंगे? पतंग कविता थी, अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है, ध्यान से नहीं पढ़ी है, ऊपरी तरीके से पढ़ ली है, या कहीं पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है ना, तो हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि घंटी बजाते हुए कौन आ सकता है? बच्चा आया होगा, ठीक है ना। कौन आया होगा? पूछा जाए कि बच्चा आया, शरद ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, या लेखक आया घंटी बजाते हुए जोर जोर से, या डाकिया आया, कौन आया? क्या बोलोगे? अगर अच्छे से कविता पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाए कौन आया। अभी जस्ट पीछे देखें, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अभी पीछे क्या देखा था? शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब अपनी नई चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये थी ना कविता, आपने पढ़ी थी ना अपने पीछे, कौन सी थी? कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, तो इसमें कौन सा जोर जोर से में कौन सा अलंकार होगा? घंटी बजाते हुए जोर जोर से कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और घंटी बजाते हुए कौन आया? बालक आया। दो प्रश्न हो गए ना, एक प्रश्न में दो प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज में अलंकार है। पहले ही बता चुका हूं कौन सा है दुनिया की सबसे
अतिशयोक्ति हुई है, क्योंकि वास्तव में नहीं है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है, कौन किसको बताया है? देखो प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत सारे, एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हमें बनाने होते हैं, और हर प्रश्न के हर उसके ऐब सैद जो है उन सब का हमने मतलब क्या बोलते हैं उसका, पोस्टमार्टम करना होता है, ठीक है। और जब हम पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं तो फिर हमें सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, ठीक है ना, क्या है? पतंग, एक बात। अब पतंग को किसने माना है? आलोक धनवा ने माना है। प्रश्न संख्या 2। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे माना गया है? पतंग को। तीसरा प्रश्न यह बनता है कि सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को किसने माना है? तो आलोक धनवा ने, ठीक है ना। और किस कविता में माना है? 4 नंबर प्रश्न, पतंग कविता में। और जिस पतंग कविता में पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज माना है वो उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। अब दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ था? 1998 ईस्वी में, ठीक है ना। इस तरह से आप प्रश्नों से प्रश्न बनाइए और फिर उत्तर देखिए, फिर देखिए सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। पतंग एक लंबी कविता है जिसे किस काव्य संग्रह से ली गई है? पतंग क्या है? एक लंबी कविता है जिसे किस काव्य संग्रह से लिए गए? बता सकते हैं। दुनिया रोज बनती है, आवाज, आकारों के आसपास, ब्रूनो की बेटियां। बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है? पतंग एक लंबी कविता है जिसे किस काव्य संग्रह से ली गई? क्या बात आई है? देखिए, काव्य संग्रह से। क्या बात आई है? काव्य संग्रह से। अब आलोक धनवा, आलोक धनवा के पास ले देकर काव्य संग्रह एक ही है, और कौन सा है वो हमें याद करना है ना। एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। तो उत्तर कौन सा आएगा? दुनिया रोज बनती है, जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक चीज को इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा कि समझ में नहीं आएगा। याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप याद हो जाएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि याद कब हो गया, हमने तो याद ही नहीं किया था, ठीक है ना। अभी तो आगे आगे चलिए, देखिए होता है क्या। पाठ्य पुस्तक में संकलित पतंग कविता का कौन सा भाग है? जो पतंग कविता है उसका कौन सा भाग है? अब देखिए कौन सा भाग है। प्रश्न संख्या 1, पाठ्य पुस्तक में संकलित पतंग कविता का कौन सा भाग है? प्रश्न संख्या 1। लेकिन प्रश्न संख्या 2 क्या बनेगी कि पतंग कविता कितने भागों में है? पतंग कविता कितने भागों में? तो आपको बता देना चाहता हूं 3 भागों में। पतंग कविता कितने भागों में लिखी गई है? 3 भागों में। और हमारी आरोह पुस्तक में उसका कौन सा भाग लिया गया है ये पूछ रहे हैं। कौन सी पुस्तक में? आरोह पुस्तक में। आरोह द्वितीय, सेकंड, क्योंकि कक्षा 12 पढ़ रहे हैं हम, और कक्षा 12 हम अनिवार्य हिंदी, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया? तीसरा भाग। कौन सा लिया गया है? तीसरा भाग, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 17, खरगोश की आंख उपमान का प्रयोग किसके लिए हुआ है? खरगोश की आंख उपमान किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुबह के लिए, रात के लिए, पतंगों के लिए। अब सुबह के लिए, रात के लिए, पतंगों के लिए, ठीक है ना। अब देखो सुबह के लिए, पहले सबसे पहले देखते हैं सुबह के लिए। खरगोश की आंख क्या होती है? लाल होती है। शरद ऋतु सुबह सुबह क्या होती है? वो भी लाल होती है, ठीक है ना। जो सुबह होती है वो भी साथ, तो सुबह के लिए हो सकता है। हम एक बार मान लेते हैं कि सुबह के लिए हो सकता है, हम इसको रखते हैं अपने पास। फिर आता है रात के लिए, ठीक है ना। क्या रात लाल हो सकती है? नहीं हो सकती, रात काली होती है, ठीक है ना। तो एक तो हमारा कट गया। अब आता है पतंगों के लिए। खरगोश की आंख जैसा ये भी हो सकता है, क्योंकि पतंग भी लाल हो सकती है, लेकिन खरगोश की आंख जैसी कैसे हो सकती है? एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब पतंग के लिए भी हो सकती है, सुबह के लिए, 2 चीजें हो सकती है, दोनों के लिए हो सकती है। लेकिन ऐसे तो और भी बहुत सारा हो सकता है, लाल तो बहुत होती है। हमें क्या उत्तर देना है? कविता के अनुसार देना है। अब कविता में खरगोश की आंख के समान किसको बताया गया है? वैसे चाहे खरगोश की आंख के समान, खरगोश की आंख लाल होती है, और लाल तो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार के अंदर, तो क्या सारी थोड़ी हो जाएगी? यहाँ उत्तर लिखा जाएगा सारी थोड़ी जाएगी। यहाँ तो ऐसे कहिए खरगोश की आंख के समान लाल पेन है, लाल सूट है, ठीक है ना, लाल टमाटर है, लाल मिर्च है, तो वो सारी लाल है, वो उसके समान नहीं हो जाएगी। यहां हमें क्या उत्तर देना है कि कविता में किसको माना गया है? किस उपमान का प्रयोग किया है? सुबह के लिए। सुबह के लिए, तो उत्तर होगा सुबह के लिए। किसका? खरगोश की आंख उपमान का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुबह के लिए।
प्रश्न संख्या 20, तितलियों उपमान का प्रयोग किसके लिए है? ठीक है ना, तितलियां उपमान कौन सी कविता थी? तितलियों की नाजुक दुनिया। क्या पंक्ति थी? तितलियों की नाजुक दुनिया। तितलियों की नाजुक दुनिया ये पंक्ति थी। तितलियों की नाजुक दुनिया किसके लिए कहा गया था? पतंगों के लिए। किसके लिए कहा गया था? पतंगों के लिए कहा गया था। और तितलियां उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पतंगों के लिए। अब तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कहा गया था? तितलियों की नाजुक दुनिया के जिस प्रकार तितलियां नाजुक होती है उसी प्रकार पतंग भी नाजुक होते हैं, और जिस प्रकार तितलियां उड़ती है रंग बिरंगी होती हैं और उड़ती रहती हैं, सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार पतंगे भी रंग बिरंगी होती है और उड़ती रहती हैं। तो जब पतंगे उड़ती हैं, पतंगों को उड़ने को क्या कहा है? क्या कहा है पतंगों के उड़ने को? तितलियों की नाजुक दुनिया। तो तितलियां शब्द किसके लिए किया है? पतंगों के लिए। किसके लिए प्रयोग किया है? पतंगों के लिए। तितलियां शब्द का, तितलियां उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पतंगों के लिए किया गया है। और कौन सा अलंकार है? तितलियां जो है इसमें अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें कोई अलंकार नहीं है, ये तो तितलियां शब्द है। ठीक है ना, तितलियां जो है ये तो शब्द है, बहुवचन शब्द है, एक बात है। दूसरा, तितली क्या होता है? जातिवाचक। ठीक है ना, जातिवाचक शब्द है और जातिवाचक में बहुवचन है, तितलियां हो गया। ठीक है ना। कपास उपमान का प्रयोग किसके लिए है? किस उपमान का? कपास का। अब कौन सी कपास? पंक्तियां पढ़ी थी ना पहले पंक्तियां, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, किसके लिए आया था? वे किसके लिए आया था? बच्चों के लिए। बच्चे अपने जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। क्या कपास लाते हैं? नहीं। कपास उपमान का प्रयोग किया गया है। अब ये कपास उपमान का प्रयोग किसके लिए गया? बच्चों की कोमलता के लिए, कि बच्चे जन्म से ही कोमलता अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसे ये जो जिस तरीके से करवाया जा रहा है ये और अधिक बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे जुड़िए और सिलेक्शन करवाइए इस बार। अगर मेरी क्लास में पढ़कर आनंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा मेरे इतनी सारी डिग्रियां लेने का, इतने सालों का अनुभव का। रात दिन जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा ये नहीं ध्यान रहता कि 5-5 दिन 7-7 दिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ, अपनी पुस्तक पर काम करता हूँ, तो 5-5 दिन 7-7 दिन मैं सूरज नहीं देखता। और आज की डेट में भी मैं बता दूं कि आज तीसरा दिन है जो अब छिप चुका है। ठीक है ना, और अभी तक मुझे तीसरे दिन 3 दिन हो गए, अभी तक मैंने सूरज नहीं देखा है। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला हूं। तो और इसका फायदा जो है वो 100% आपको मिलेगा। अब अभी जो लोग धनवा की करवाई है, इसमें से अगर प्रश्न बाहर से चल गए तो फिर तो बड़े कमाल की बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, और उसके अलावा अभी इतना नहीं है, इसके अलावा बड़े टेस्ट भी होंगे बाद में, फिर पूरी किताब का टेस्ट होगा। उसके अलावा जो अपनी पुस्तक आ रही है उसमें तो इस आलोक धनवा के लगभग 100 प्रश्न होंगे, लगभग 100 प्रश्न। एक एक शब्द को छांट दिया जाएगा और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो प्रश्न पढ़ना और उत्तर दे के आना। ठीक है ना। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए उपयुक्त पद में किस, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए उपयुक्त पद में किस बिंब का प्रयोग हुआ है? आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, क्या करते हुए? आकाश को इतना क्या बनाते हुए? मुलायम। ठीक है ना, तो किस चीज का प्रयोग हुआ है? मुलायम का। तो मुलायम को हम किस तरीके से, मुलायम जो है, आकाश को इतना मुलायम, किस बिंब का प्रयोग हुआ है? मुलायम। मुलायम क्या है? इसमें बिंब है। ठीक है ना, तो बिंब, मुलायम बिंब को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? ठीक है ना, क्या देख कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखने से कैसे पता चलेगा मुलायम है कि कैसा है, कठोर है? ठीक है ना, तो मुलायम को हम कैसे कर, जब स्पर्श करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये मुलायम है या कठोर है। ठीक है ना, तो क्या होगा? कौन सा होगा? स्पर्श बिंब। उत्तर क्या आएगा? स्पर्श बिंब। सर्व बिंब, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब वो रहेंगे जिन्हें हम देख के, देखने मात्र से हम पता चले कि वह काला है, वह पीला है, वह हरा है, वह तेज तेज दौड़ता हुआ आ रहा है, इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, वो दृश्य बिंब में आएंगे। सर्व बिंब जो सुनाई देते हैं, जैसे घंटी जोर जोर से बजाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब घंटी बिंब का जो प्रयोग किया गया है जोर जोर से बजाते हुए, तो कौन सा आ जाएगा? सर्व बिंब आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को
किसकी तरह बजाते हुए? मृदंग की तरह। अब देखो इसमें पहले तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, उपयुक्त पद में किस बिंब का प्रयोग हुआ है? किस बिंब का प्रयोग हुआ है? दिशाओं को किसकी तरह बजाया जा रहा है? मृदंग की तरह। तो क्या हो रहा है? बजाना, बजाने की क्रिया हो रही है, बजाया जा रहा है। तो जो बज रही है चीज, बजाने का बिंब, दिशाओं को जो मृदंग बजता है, मृदंग एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। तो अब मृदंग बजाया जाता है तो उस बिंब का प्रयोग किया, दिशाओं को मृदंग की तरह, मृदंग की तरह बजाया जा रहा है, इस बिंब का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब मृदंग की तरह कैसे बजाया जाए, उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या देखने से बजती हुई चीज पता चलेगा कि बज रही है? नहीं, ठीक है ना। वो किससे? स्पर्श से नहीं, वो किससे होता है? श्रव्य से, सुनाई जाती है। बजने की जो चीज है, आवाज जो है वो सुनी जाती है। तो यहाँ कौन सा होगा? श्रव्य बिंब। उत्तर क्या होगा? श्रव्य बिंब। इसके अलावा बता देता हूं कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग की तरह। अब प्रश्न 2, ये प्रश्न 1 है, 2 प्रश्न क्या बनेगा? मृदंग की तरह बच्चे जो है दिशाओं को, या मान लो मृदंग की तरह किसे बजाया जा रहा था? मृदंग की तरह किसे बजाया जा रहा था? दिशाओं को, ठीक है ना। तो किसको आएगा? दिशाओं को। उत्तर क्या आ जाएगा? दिशाओं को। अब आ जाएगा, ये प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाएगा कि दिशाओं को मृदंग की तरह कौन बजा रहे थे? बच्चे। ये प्रश्न संख्या 2 था, ये प्रश्न संख्या 3 हो गया। अभी प्रश्न संख्या 4 और देख लेते हैं, ठीक है ना। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो मृदंग की तरह किसे बजाया जा रहा था? आलोक धनवा की कविता पतंग के अनुसार मृदंग की तरह किसे बजाया जा रहा था? दिशाओं को, ठीक है ना। आलोक धनवा की कविता पतंग के अनुसार मृदंग की तरह दिशाओं को कौन बजा रहे थे? बच्चे। क्यों बजा रहे थे? कैसे बजा रहे थे? क्योंकि प्रश्न संख्या 4, कैसे बजा रहे थे? जब वो छतों से, एक छत से दूसरी छत पर, छतों से कूद रहे थे, जब वो एक छत से दूसरी छत पर कूद रहे थे, उससे जो आवाज आ रही थी अलग दिशाओं से, तो ऐसा लग रहा है जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है, ठीक है ना। अब ये हो गया, छतों से कूद रहे थे, छतों से कूद रहे थे, बजा रहे थे मृदंग की तरह। तो ये एक ही प्रश्न से हमारे पास कितने प्रश्न बन गए? 4 प्रश्न बन गए हैं, ठीक है ना। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उपयुक्त पद में किस बिंब का प्रयोग किया है? श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया। तो आज हम पढ़ रहे थे आलोक धनवा कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह सेकंड का दूसरा अध्याय किसका है? आलोक धनवा का। उसमें क्या है? पतंग कविता है, जिसमें बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से बाल सुलभ कल्पनाओं का चित्रण किया गया है। बाल सुलभ कल्पनाओं का चित्रण किया गया है किसके माध्यम से? आलोक धनवा के माध्यम से। जाते हुए एक बार फिर बता देता हूं कि आलोक धनवा 1948 ईस्वी में, आलोक धनवा 1948 ईस्वी में जन्मा जनता का आदमी है, जिसकी भागी हुई लड़कियां ब्रूनो की बेटियों से जा मिली और अब वे एक दुनिया रोज बनाती है। जनता का आदमी इनकी प्रथम कविता थी, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा जो दुनिया रोज बनती है वो उनका एकमात्र काव्य संग्रह था, वो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आलोक धनवा जो थे वो सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी है। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत है। इसके अलावा इन्होंने लेखक मंडली में भी कार्य किया था, लेखक मंडलियों के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। और वे बहुत कम लिखते थे, जो लिखते थे वो बहुत अच्छा लिखते थे, उनकी कविताएं बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े कवियों को भी वो मुंह जुबानी याद रहती थी। इसके अलावा जो उनकी अन्य कविताएं हैं उनके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। कभी भी किसी भी वक्त कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए 63 771 24 802, 63 771 24 802 पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपकी हर समस्या हल किया जाएगा। चाहे आप मेरे वीडियो देखते हैं चाहे नहीं देखते, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है क्योंकि मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ और अभी जो हिंदी के प्रति मेरी जो रुचि है वो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बहुत अधिक रुचि है। और मुझे
इसका बहुत अधिक खुशी मिलती है जब मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, रात दिन पढ़ रहा हूँ, उसको अगर किसी को बताता हूँ, जितनी मुझे पढ़ने में खुशी मिलती है उससे कहीं अधिक खुशी मुझे उसे शेयर करने में, किसी के साथ सहभागी बनने में मिलती है। अगर मैं किसी को बता पाता हूँ कुछ तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और उसके साथ साथ अगर मेरी वजह से कहीं किसी का सिलेक्शन होता है तो उसके लिए मैं बहुत अधिक सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों को ये रहता है कि जिस विद्यार्थी का शिक्षक की वजह से सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, वह शिक्षक को धन्यवाद दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपका अगर चयन होता है, आपका चयन होता है तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है। जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा मुझे और अधिक ऊर्जा मिलेगी और मैं और अधिक कार्य कर सकूँगा और मैं और अधिक विद्यार्थियों के काम आ सकूँगा और अधिक विद्यार्थियों का साथ दे सकूँगा। तो इसी साथ को बनाए रखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसका लाभ मिल सके। और उसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो 63 771 24 802। जय हिंद, जय भारत।